आज हम जानेंगे बायोलॉजी के बारे में, यानी ऑल कॉम्पिटेटिव यानी कंपटीशन, ऑल कंपटीशन में इससे सवाल आएगा। देखिए, हम जानते हैं बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले कि बायोलॉजी है क्या, जिसको हम लिखते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या, सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि बायोलॉजी है क्या। देखिए, बायोलॉजी क्या होता है। हम तो कलर चेंज कर लें। देखिए, बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी यानी कहने का मतलब कि बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब, चलिए फिर से हम लिखते हैं। बायो, बायो का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। बायो का मतलब होता है अध्ययन। लोगोज का मतलब, लोगोज, लोगोज शब्द से बना है लॉजी। लोगोज का मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। यानी जीवन, नहीं नहीं नहीं, गलती हम करते हैं, गलती करते हैं। बायो का मतलब होता है जीवन, बायो का मतलब होता है जीवन, बायो का मतलब होता है जीवन। और लोगोज का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। यानी जीवन का अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जीवन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जीवन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो बायोलॉजी शब्द अरस्तु ने दिया था। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? अरस्तु ने। किसने दिया था? अरस्तु ने। यानी बायोलॉजी का पिता। बायोलॉजी का पिता किसको कहते हैं? बायोलॉजी का पिता, बायोलॉजी का पिता, फादर्स ऑफ बायोलॉजी का पिता, बायोलॉजी का पिता अरस्तु कहते हैं। किसको कहते हैं हम? अरस्तु को। बायोलॉजी के पिता हम किसको कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु, अरस्तु कहाँ का रहने वाला था? तो अरस्तु यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। यूनानी भाषा में, यूनानी भाषा यानी फारसी भाषा में क्या किया था? बायोलॉजी को लिखा था। देखिए, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? बायोलॉजी को दो भागों में। एक होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बोटनी। एक क्या होता है? बोटनी। यानी जूलॉजी को हम कहते हैं, जूलॉजी को, जूलॉजी को हम कहते हैं जीव विज्ञान, यानी जंतु विज्ञान। इसको हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। को हम कहते हैं जंतु विज्ञान। इसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान। यानी जो अरस्तु थे, जो अरस्तु थे, अरस्तु, जो अरस्तु थे, वो जूलॉजी के पिता थे। किसका पिता थे? जूलॉजी के पिता। और इनका एक शिष्य था, इनका शिष्य था थियोफ्रेटस। कौन? थियोफ्रेटस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस इनका एक शिष्य था। क्या था? शिष्य था। यह शिष्य किसका था? अरस्तु का। इन्होंने, जो थियोफ्रेस्टस था, बोटनी का पिता था। किसका पिता? बोटनी। यानी बोटनी को होते हैं वनस्पति विज्ञान। इन पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। अरस्तु जो है बायोलॉजी के पिता हैं। अरस्तु बायोलॉजी के पिता। अरस्तु किनका? बायोलॉजी के पिता अरस्तु। कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। आधुनिक बायोलॉजी के पिता कौन है? आधुनिक
आधुनिक बायोलॉजी का पिता। आधुनिक बायोलॉजी का पिता कौन है? आधुनिक बायोलॉजी का पिता लैमार्क है। कौन है? लैमार्क। कौन है? लैमार्क है। कौन है? लैमार्क है। यहाँ तक तो हम जान गए ये सब के बारे में। अब चलिए जानते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के जब दो भागों में बांटा गया, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जूलॉजी के बारे में। किसके बारे में? जूलॉजी, यानी जीव जंतु के बारे में हम अपने बारे में सबसे पढ़ेंगे। उसके बाद जानेंगे पेड़ पौधों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे जूलॉजी के बारे में कि जूलॉजी के बारे में पहले क्या आता है। तो देखिए जूलॉजी के बारे में पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सेल। क्या होता है सेल? सेल यानी कोशिका। क्या जानेंगे हम किसके बारे में? कोशिका। कोशिका होता क्या है? देखिए कोशिका क्या है। हम जानते हैं कि जितने भी जीव हैं, ये जितने भी प्राणी हैं, ये जितने भी जीव जंतु हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म यानी बड़े से बड़े जितने भी जीव जंतु हैं, सबका निर्माण क्या चीज़ से हुआ है? सेल से हुआ है। सब जीव जंतु का निर्माण क्या चीज़ से हुआ है? सेल से हुआ है। क्या चीज़ से हुआ है? सेल। यानी सेल को कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। यह सूक्ष्म सूक्ष्म एवं बड़े से बड़े जीव जंतु में क्या किया जाता है? यह पाया जाता है। कौन? कोशिका। सभी जीव जंतुओं में कोशिका पाया जाता है। देखिए सबसे पहले जानते हैं कोशिका का खोज कौन किया? कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज। कोशिका का खोज। तो देखिए कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। देखिए इसका खोज किया था 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। लेकिन रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में निर्जीव कोशिका का खोज किया था। किस कोशिका का खोज किया? निर्जीव। कोशिकाओं में कोशिका देखिए एक निर्जीव होता है, एक सजीव होता है। तो निर्जीव कोशिका क्या होती है? निर्जीव कोशिका। निर्जीव कोशिका देखिए क्या होती है? निर्जीव सेल। तो देखिए निर्जीव सेल जैसे हमारे नाखून हो गया, नाखून 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 हो गया, बाल हो गया, या गाय भैंस का सींग हो गया, सींग हो गया, या घोंघा हो गया। ये सब जितने भी जीव हैं इन सब में ये सब को काटने पर रक्त नहीं निकलता है। यानी देखिए शरीर का वैसा भाग जिसको काटने पर रक्त न निकले उसी को क्या कहते हैं? निर्जीव सेल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? निर्जीव सेल कहते हैं। जैसे नाखून काटने पर नहीं निकलता है रक्त, बाल काटने पर नहीं निकलता है, और जैसे देखे हैं घोंघा देखें उसका खोपड़िया को फोड़ने पर सेल नहीं निकलता है, केकड़ा देखें उसको खोपड़िया को फोड़ने पर भी सेल नहीं निकलता है। इसे ही क्या कहते हैं? निर्जीव सेल। अब देखिए सजीव सेल क्या होता है? सजीव सेल। तो सजीव सेल शरीर का वो ऐसा अंग जिसको काटने पर क्या निकले? रक्त निकले। जिसको काटने पर क्या निकले? रक्त निकले, वो सजीव सेल हो गया। देखिए सजीव सेल का खोज हुआ था, सजीव सेल का 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। देखिए अब हम जानेंगे सेल जो होता है किस में पाया जाता है? सेल रक्त में पाया जाता है। सेल किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। सेल कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। यहाँ तक कहीं दिक्कत? चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए कोशिका क्या है? सबसे पहले जानेंगे सेल है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे सेल है क्या। सेल क्या है? ठीक है, सेल क्या है? तो देखिए सेल है क्या? सेल क्या है? चलिए सबसे पहले जानेंगे सेल का अध्ययन को क्या कहते हैं। सेल का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सेल का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी
लॉजी। सेल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सर्वप्रथम इसका खोज हुआ था 1665 ईस्वी में। कब खोज हुआ था? 1665 ईस्वी में। सेल का खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। सेल का खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में सेल का खोज हुआ था। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किंतु इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। पहले भी बतलाए थे कि निर्जीव यानी मृत का मतलब क्या होता है? निर्जीव, जिसको काटने पर रक्त न निकले उसे हम क्या कहते हैं? मृत सेल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मृत सेल। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए, रॉबर्ट हुक को हम कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका का पिता। क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन का पिता। कोशिका के अध्ययन, कोशिका का अध्ययन सबसे पहले इन्हीं ने लगाया था। कौन? रॉबर्ट हुक। कोशिका का अध्ययन सबसे पहले कौन लगाया था? रॉबर्ट हुक। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन का पिता। देखिए, मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। देखिए, नेफ्रोसिस मृत सेल में ही पाया जाता है। सर्वप्रथम सजीव कोशिका यानी जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में लगाए थे। हम बतलाए थे पहले भी वीडियो में, पहले भी। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, एंटोनी वान लीवेनहॉक, एंटोनी 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 वान एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या किया था? 1674 ईस्वी में सजीव कोशिका का पता लगाया था। सजीव कोशिका का पता किसने लगाया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। देखिए, आगे देखिए, कुछ ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन थे, वो 1881 ईस्वी में कोशिका का केंद्रक का पता यानी न्यूक्लियस का पता लगाए थे। कोशिका का केंद्रक का पता किसने लगाया था? कोशिका केंद्रक का पता, कोशिका के केंद्रक का पता किसने लगाया? तो ब्राउन ने। किसने लगाया था? ब्राउन। कब? 1881 ईस्वी में कोशिका का, ब्राउन का पता किसने लगाया? तो ब्राउन ने। चलिए आगे देखिए, इसको थोड़ा सा हम साफ कर ले, बोर्ड को क्लीन कर लें। चलिए देखिए आगे। क्या हो गया? चलिए देखा जाए और आगे। तो देखिए, इतना तो हम जान गए। अब हम आगे जानेंगे कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत। देखिए, सेल सिद्धांत, सेल थ्योरी, सेल ऑफ थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। चलिए आगे देखिए, और हम कुछ जाने इसमें। देखिए, स्लाइडेन और स्वान ने ही कहा था कि जो सेल से ही क्या बना है? सेल से कोशिका, सेल से ही शरीर का निर्माण हुआ है। सेल से क्या हुआ है? शरीर का निर्माण हुआ है। सभी सेलों से मिलकर क्या चीज़ का निर्माण हुआ है? शरीर का निर्माण हुआ है। शरीर का सबसे छोटी इकाई को सेल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए।
देखिए अब और कुछ हम जाने। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर के सबसे, देखिए अब थोड़ा सा जान लें। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल क्या होती है? तंत्रिका यानी नर्वस सेल। क्या होती है? नर्वस सेल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्वस सेल। यानी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। अगर बाड़ा कहे तो क्या होता है? अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। यानी इसको कहते हैं एस्पर्म। क्या कहते हैं? एस्पर्म कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं? एस्पर्म, जो शिशु को जनन करने में क्या करता है? मदद करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे हम देखें। सबसे छोटा सेल किस जीव का होता है? सबसे छोटा सेल किस जीव का होता है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जीव का सबसे छोटा सेल होता है। माइकोप्लाज्मा जीव का सबसे छोटा सेल होता है। और सबसे बड़ा सेल किस जीव का होता है? बड़ा सेल। वो तो जो हम जंतु के बारे में बोलते हैं, यानी मानव के बारे में। ये जो है किस जीव का है? यानी शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग का अंडा में क्या होता है? सबसे बड़ा सेल होता है। इसका अंडा जो होता है 2 kg का होता है। क्या होता है? 2 kg का होता है। यानी सबसे बड़ा सेल इसी जीव का होता है। सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। चलिए आगे देखिए और कुछ हम जाने। चलिए अब हम लोग जानेंगे कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। जैसे कोशिका के अंग के बारे में जानेंगे। देखिए कोशिका अंग, जैसे हम लोग का अंग होता है, जैसे हाथ होता है, मुंह होता है, दांत होता है, आँख होता है, वैसे ही कोशिका के भी अंग है। जैसे कोशिका के अंग में हम जानेंगे जीव द्रव के बारे में। देखिए जीव द्रव क्या होता है? तो जीव द्रव, इसका खोज पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव का खोज देखिए जीव द्रव का खोज किसने किया? इसका खोज किसने किया? जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ने। जीव द्रव का खोज किसने किया? जीव द्रव का खोज किसने किया? पुरकिंजे। किसने किया था? पुरकिंजे ने। किसने किया जीव द्रव का खोज? पुरकिंजे ने। किसने किया जीव द्रव का खोज? पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने क्या किया? जीव द्रव का खोज किया। यह तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। देखिए जो जीव द्रव होता है वो एक तरल पदार्थ होता है। यानी तरल मतलब द्रव्य, यानी इसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। यानी एक गाढ़ा, जैसे माड़ देखे हैं, माड़ जब भात उबाल कर जब उसमें से माड़ हम पसाते हैं, माड़ की तरह होता है। किसके तरह होता है? यह माड़ की तरह ये दिखाई देता है, जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, यानी कोशिका के अंदर ही रहता है। इस जीव का आधार भी कहते हैं। इस जीव द्रव को क्या कहते हैं? जीवन का आधार। देखिए मानव शरीर कोशिका के किस अंग को जीवन का आधार माना जाता है? तो जीव द्रव को। किसको माना जाता है? जीव द्रव को। हैक्सले ने इस जीवन का भौतिक आधार भी माना। हैक्सले एक वैज्ञानिक थे। हैक्सले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हैक्सले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बतलाया कि ये जो जीव द्रव है ये मानव शरीर का भौतिक आधार है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जितने भी हमारे शरीर में क्रियाओं का संपादित होता है, इसी द्रव के अंदर ही होती है। इसका 80% भाग जल का होता है। देखिए जीव द्रव में 80% भाग, यानी 80% भाग में क्या होता है? जल ही रहता है। क्या रहता है? जल ही रहता है। इस कितने प्रतिशत भाग में जल रहता है? 80% भाग में। देखिए अब जीव द्रव को 2 भागों में बांटा गया है।
अब जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है कोशिका द्रव, एक क्या होता है? कोशिका द्रव। एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, एक होता है कोशिका द्रव, ठीक है। एक होता है केंद्रिका द्रव, एक होता है केंद्रिका द्रव, एक क्या होता है? केंद्रिका द्रव एक होता है। अब हम जानेंगे सेल वेल। क्या जानेंगे? सेल वेल यानी कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति है क्या, ठीक है। तो देखिए कोशिका भित्ति के बारे में हम जानेंगे आज। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे आज हम। देखिए कोशिका भित्ति क्या है? ये सेलुलोज का बना होता है। क्या होता है? सेलुलोज का, और केवल पादपों में पाया जाता है। देखिए कोशिका भित्ति जो होता है ये केवल पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप में। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? केवल पादप में। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप। पादप मतलब पेड़ पौधा। किस में पाया जाता है? पेड़ पौधा में। पेड़ और पौधों में। किस में पाया जाता है? पेड़ और पौधों में। पेड़ और पौधों में क्या पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। उसके छाल जो होता है, पेड़ पौधे के जो देखें छाल, यानी जो ढाका रहता है, यानी उसको कहते हैं चमड़ा अंग, ठीक है। उसको सुरक्षित जो पहुंचाने का काम करता है, जो चमड़ा उसका होता है, जो छाल होता है, उसका निर्माण, पेड़ पौधे के छाल का निर्माण जो हुआ है सेलुलोज से हुआ है। किस चीज़ से हुआ है? सेलुलोज से हुआ है। किस चीज़ से हुआ है? सेलुलोज। यानी सेलुलोज हम लोग में नहीं पाया जाता है। सेलुलोज पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। हम लोग में लाइसोसोम पाया जाता है। मनुष्य में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। लेकिन पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। तो देखिए सेलुलोज का जब सेवन गाय करते हैं तो क्या होता है? उसके छोड़िए ये सब बात में जानेंगे हम लोग। तो देखिए सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। अब आइए तो मनुष्य में यानी जंतु में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइडेन की बनी होती है। देखिए एक जीवाणु होते हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। एक जीवाणु होते हैं जो कोशिका भित्ति को बनाने को क्या करते हैं? कोशिका भित्ति बनती है। देखिए उस जीवाणु कारण ही कोशिका, यानी पेड़ के जो छाल होते हैं एक जीवाणु कारण बनते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लाइडेन। ग्लाइडेन नामक जीवाणु के कारण वो क्या होते हैं? कोशिका भित्ति बनती है। कोशिका भित्ति किसके कारण बनती है? किस जीवाणु के कारण? कोशिका भित्ति किस जीवाणु के कारण बनती है? तो ग्लाइडेन। कोशिका भित्ति किस जीवाणु के कारण बनते हैं? तो ग्लाइडेन। ग्लाइडेन नामक एक जीवाणु होते हैं जिसके कारण क्या बनते हैं? कोशिका भित्ति बनते हैं। उसको रक्षा कौन करते हैं? सेलुलोज करते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज मनुष्य में नहीं पाया जाता है, जीव जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जीव जंतु में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो कवक होते हैं फंगी, जो क्या होते हैं? फंगी जो होते हैं, जो फंगी होते हैं कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की कोशिका भित्ति वो क्या चीज़ की बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज़ के? काइटिन। क्या चीज़ की बनी होती है? काइटिन। कोशिका कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है? काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है? काइटिन का। क्या चीज़ की बनी होती है? काइटिन। चलिए आगे अब जानते हैं। अब देखिए अब हम जानेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में आप जानेंगे?
कोशिका झिल्ली के बारे में। अब देखिए हम लोग जानेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे। देखिए कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो देखिए कोशिका झिल्ली यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली यह जंतु और पादप यानी पेड़ पौधे दोनों में पाया जाता है। ये क्या होते हैं, दोनों में पाया जाता है। दोनों में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। पेड़ पौधे और जंतु में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, पेड़ पौधे और जंतु में। किस में पाया जाता है, पेड़ पौधे और जंतु में। पेड़ पौधे और जंतु में पाया जाता है कोशिका। कोशिका के अंदर जो कोशिका के अंदर सभी अयस इसी झिल्ली के अंदर होता है। कोशिका के अंदर जितने भी अय होते हैं यानी जितने भी पदार्थ होते हैं वो किस में होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करता है। देखिए कोशिका के अंदर जो पदार्थ जाता है उसको क्या करता है, नियंत्रण करने का काम यानी रोकने का काम करता है। क्या करता है, नियंत्रण यानी देख रेख करने का काम कौन करता है, हमारे शरीर में जब पदार्थ जाते हैं यानी भोजन को जब सेवन करते हैं यानी कोई भी पदार्थ जाते हैं तो उसको नियंत्रण यानी देख रेख करने का काम किसको होता है, तो कोशिका झिल्ली को होता है। किसका काम होता है, कोशिका झिल्ली। देखिए इसमें फिगर के माध्यम से आप देख लीजिएगा। यह अर्ध परागम में होता है, ठीक है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। देखिए अर्ध परागम का मतलब होता है कुछ ही वस्तु को जाने देता है। जैसे हम जहर जैसे मुंह में लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं, यानी कोशिका झिल्ली इसको अंदर जाने नहीं देती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली यानी इसको अंदर जाने नहीं देती है। देखिए अर्ध परागम का मतलब होता है कुछ ही पदार्थ, कुछ ही जो हम सभी पदार्थों का सम, जैसे हम माटी खाएंगे तो हम हमारे शरीर से हम इसको उगील देंगे, यानी हम हमारे जो पेट होता है इसको पाचन नहीं करता है। हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया से हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे।